सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद कि आप एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर उपस्थित रहे और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फॉर यूथ और उसके साथ सभी जो सामाजिक संगठन देश में संवैधानिक भारत का निर्माण करने के लिए जो मंचासीन महानुभव संविधान विशेषज्ञ और जो आम नागरिक यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और जो महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, संविधान के ऊपर। साथियों, नागपुर में भी एक संविधान चौक है और संविधान चौक बना देने से संविधान के माध्यम से कोई आएगा, रास्ते पे चलेगा, कोई लड़का स्कूल जाएगा, उस रास्ते से देखेगा कि वहाँ पे संविधान चौक है। जब संविधान चौक देखेगा तो संविधान के बारे में वो पढ़ना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, उसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होगा। जब ये बात गाजियाबाद नगर निगम के माध्यम से गाजियाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश और तमाम देश में और देश के साथ साथ पूरे दुनिया में ये मैसेज गया, एक 5 एकड़ ज़मीन का आवंटन होगा, वहाँ पे संविधान पार्क बनेगा। पूरे देश दुनिया से, इंग्लैंड से भी हमें फ़ोन आए, फ्रांस से फ़ोन आए कि कितना बड़ा पहल और खुद नगर निगम करने जा रही है। मगर उसके साथ साथ जो संविधानवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा का सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, आज जब इतने दिन बीत जाने के बाद मेरे हाथ में जितने भी एप्लीकेशन भी हैं, यहाँ पर एक आरटीए की भी हम लोग मांग कर रहे हैं और आज ये तमाम मीडिया के माध्यम से भी हम ये स्पष्टीकरण चाहते हैं। जो आम पब्लिक में जो संशय है, जो कन्फ्यूजन है, तरह तरह की बात हो रही है कि क्या वो पैसा आया था, आवंटन हुआ था, फंड्स उसका डाइवर्ट करके दूसरे किसी डिपार्टमेंट में लगा दिया गया, या उसको उस पैसे को किसी अधिकारी के साथ मिलकर या दूसरे जो जितने भी यहाँ पे अथॉरिटी है उनके साथ मिलकर कुछ ऐसे कुछ चल रहा है। तो हम चाहते हैं जो तमाम जो अटकलें, तमाम जो ये कन्फ्यूजन है लोगों में, मानस पटल में, इसका स्पष्टीकरण हो और नगर निगम आगे आकर हमें संतुष्ट करें, क्योंकि आम नागरिक का भी एक अधिकार है कि वो स्पष्टीकरण मांग सकता है कि आपने तो इतना बड़ा विज्ञापन दिया था, इतना बड़ा आपने पेपर मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दिया था, लेकिन अभी तक कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो कन्फ्यूजन है हमें सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि देश के सबसे बड़े निगम कहा जाता है गाजियाबाद, और वहाँ से अगर आपने सबके सामने आपने एक प्रॉमिस किया था कि 5 एकड़ में ये संविधान बनेगा, और साथ साथ यहाँ पे हम लोग और एक मांग कर रहे हैं कि गाजियाबाद के साथ साथ ये संविधान नगर भी बने। संविधान नगर बनेगा तो क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, यहाँ से बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा। और साथ साथ 3 जो क्वेश्चन है, क्या नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दिनांक 28/5/2022 को जो संस्थापक हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फॉर यूथ देवकी नंदन जी के माध्यम से 5 एकड़ में संविधान पार्क के निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस प्रार्थना पत्र पर अब तक ऐसा कोई कार्रवाई अगर की गई है, उसका प्रतिलिपि प्रदान करें या जनता को बताएं। कृपया नगर निगम गाजियाबाद फरवरी 2021 के उपरोक्त विषय पर पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि कोई भी हो, क्योंकि अभी भी पब्लिक डोमेन पे ऐसा कुछ भी स्पष्टीकरण आके नगर निगम के माध्यम से नहीं हुई है। क्या संविधान पार्क के लिए भूमि का चयन हो गया है? क्योंकि अगर उसका अलॉटमेंट हो गई है, चिन्हित हो गई है, उसका भी एक स्पष्टीकरण जनता के सामने रखा जाए। यदि नगर निगम ने संबंधित अधिकारी के माध्यम से भूमि ग्रहण अधिनियम हेतु कोई अधिसूचना जारी किया है, यदि हाँ, तो अधिसूचना की प्रतिलिपि, क्योंकि
जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगा, कुछ खास, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसके माध्यम से भी एक स्पष्टीकरण हम चाहते हैं, खास करके मीडिया के माध्यम से। क्या ठेके देने की प्रक्रिया आम हो चुकी है, या कोई ऐसे कंपनी को या कोई इंस्टीट्यूशन को उन्होंने ठेके पे दिया है कि इस काम को, इस कार्य को निर्वहन करने के लिए, काम करने के लिए। तो साथ ही ये तमाम जो चीज़ें हैं हम आप लोगों के सामने रखें, पूरे जनता के सामने रखें, और हम ये अपील करते हैं मीडिया के माध्यम से कि नगर निगम जो सबसे बड़ा नगर निगम है देश में, जाना पहचाना है, बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आके स्पष्टीकरण दे। धन्यवाद। उस पार्क को ध्वस्त करना चाहती है नगर निगम, आपको क्या लगता है कि उस पार्क, उस नाम से वो पार्क दोबारा बना देंगे दूसरा संविधान के नाम पर? देखिए, अभी जो हम एक संवैधानिक भारत का जो सोच रहे हैं, ये एक सोच है। जब जैसे रामायण महाभारत जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में लोग जागरूक हैं, जब कोई पब्लिक के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है, कोई विचार प्रकट करता है, कोई इतिहास, पुराण, महाभारत, गीता, जितने भी ग्रंथ के बारे में बोलता है, तो लोग सामने आ जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। मगर संविधान के बारे में जो जनजागृति, खास करके यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फॉर यूथ, पूरे देश भर में चलाया गया। और आपको बता दूं कि 2009 में जो 10,000 कॉपी छपाई गई थी, जो आपके जो प्रेमबुल का कॉपी छपाए थे माननीय BN पॉल साहब के माध्यम से, डायरेक्टर जो 15 जनपद के डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन, उससे तेजी से उसके बाद कई लाख कॉपी इसका छापे गए पूरे देश भर में। हमने पूरे हर जगह यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन को भी भेजा। उससे क्या हुआ, 2015 में एक डेवलपमेंट हुई कि भारत सरकार भारतीय संविधान दिवस मनाई। एक फर्स्ट टाइम 70 साल में वो चीज हुआ। तो जैसे जैसे संविधान के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ेगी, साक्षरता बढ़ेगी, तो अपने हक हुकूक के लिए, संविधान के लिए लोग सड़क पे उतरेंगे। और मैं चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो, उनको मानना होगा। और ऐसे ही जो उन्होंने जो आपने जैसे बताया, लोग जागरूक हो गए, उसके बाद फिर सरकार सचेत हुई, उसके बाद उसको स्टेप लेना पड़ा। आप जिस पेशे से आते हैं, आपको नहीं लगता 2 अप्रैल के लड़के आज तक भी न्याय की गुहार कर रहे हैं? गुरु मंदिर तुगलकाबाद वाला मामला हुआ, 96 लड़के उसमें जेल में बन गए, उसके लड़के आज तक गुहार कर रहे हैं। ऊना कांड के लड़के गुहार कर रहे हैं। तमाम जो लड़के हैं जिन्होंने 1 अप्रैल के लिए काम किया, वो आज भी गुहार कर रहे हैं, लेकिन वकीलों की फीस ना दे पाने के कारण वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हैं। 3-4 उदाहरण सब्जीपुर से ऐसे आ चुके हैं। क्या लगता है कि बहुजन वकीलों को भी आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए? नहीं, करना चाहिए। वहाँ पे हमने संपर्क भी किया, कई लोग, आपको पता है कई लोगों का काम मैंने भी किया हूँ। और दूसरी तीसरी बात है कि हमें संविधानिक तरीके से, क्योंकि हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो संविधानिक तरीके से ही ये जो मामला है, हमारे बाप दादाओं ने, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए, वहाँ पे संविधानिक तरीके से डबल वोट का अधिकार भी लिए। उसके बाद 1935 का एक्ट बना। 1935 का एक्ट बनने के बाद सर, बाद में फिर वो संविधान में सारा चीज उस पर डाला गया। तो मेरा निवेदन है, मेरे जो जागरूक समाज से, यूथ से, खास करके जो पढ़े लिखे नौजवान से, तो हमें संवैधानिक तरीके से, क्योंकि ये जो परंपरा चली हुई है, आप गुरु रविदास महाराज का देखिए, कबीर महाराज का, उन्होंने भी एक वाणी से, विचार से ही एक परिवर्तन लाए। तो हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेने, क्योंकि सारा जो शासन प्रशासन उनके हैं, आपको मिसयूज करेंगे वो लोग। तो संवैधानिक तरीके से जागरूक बनिए, पढ़िए, लिखिए। और मैं इस मंच से भी कह रहा हूं, अभी तक मुझे कोई अप्रोच नहीं किया, जितने लोग अप्रोच किए उनके पास मैं पहुंच गया, चाहे वो 1 अप्रैल मुंबई का घटना हो, ठीक, 1 जनवरी का। तो मैं पूरे समाज को कह रहा हूं, अगर मध्य प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी से आपका कश्मीर तक, कहीं भी अगर आंदोलन में जो भी भाई यूथ, मेरे भाई, चाचा, भतीजे जो भी हैं, अगर फंसे हुए हैं कहीं पर समाज के खातिर, तो हम प्रयास करेंगे कि उसको पहले बेल से बाहर कराएं, और उसका केस का भी किस तरह से उसको लड़ा जाए, उसका भी व्यवस्था करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, और अपने तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, जब भी संविधान को मानने वालों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज बात चल रही है संविधान पार्क की, और
संविधान पार्क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। देखिए, संविधान पार्क तो ये जो विषय है, संविधान पार्क होगा नहीं होगा, लेकिन संविधान पार्क ही क्यों, संविधान नाम क्यों? पार्क तो और भी बहुत सारे हैं। जो एक उदय संस्था एक पहल कर रही है कि संविधान पार्क बनना चाहिए, उसके पीछे कुछ तो रीजंस होंगे। जहां तक मैं समझाऊं कि ये देश संविधान के माध्यम से चल रहा है। संविधान की जरूरत आज यहां मेरे को ही नहीं है, एक वकील को ही नहीं है, एक आईपीएस को जरूरत भी पड़ती है संविधान की, और एक कांस्टेबल को भी संविधान की जरूरत है। इस पार्लियामेंट को भी जरूरत है। इस संविधान के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक संविधान जब लोगों के बीच में जाएगा, क्योंकि संविधान से हमको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं। इसी बात को तो उदय संस्था या हम कई बार जाते रहते हैं लोगों के बीच में कि भी संविधान पढ़ो। संविधान के बारे में जो संविधान में लिख रहा है उसमें इक्वलिटी बताई गई है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए गए। जब हम लोग संविधान पार्क में जाएंगे तो हम जरूर अपने बच्चों से बात करेंगे या बच्चे जरूर पूछेंगे भी संविधान क्या है, इस संविधान इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि संविधान ही हमको जीवन दे रहा है, संविधान ही हमको जीवन देता है। और अगर गाजियाबाद के अंदर संविधान पार्क जब बनेगा तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, मुझे लगेगा कि हाँ भी हमने कुछ काम किया है। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे रहते हुए, आप सबके रहते हुए अगर संविधान पार्क गाजियाबाद के अंदर बन जाता है तो ये एक हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और संविधान पार्क ही क्यों, इस गाजियाबाद का नाम बदलकर संविधान नगर ही क्यों ना कर दिया जाए? संविधान नगर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नाम बहुत बदले जाते हैं। अरे ये लोग तो संविधान बदलने की बात करते हैं, हम तो सिर्फ अभी ये बात कर रहे हैं कि इस गाजियाबाद का नाम बदल दो, संविधान नगर इसका नाम रख दो, और संविधान पार्क भी जरूर बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। 1.5 साल पहले नगर निगम ने एक प्रस्ताव पास किया कि जी चलो गाजियाबाद के अंदर 5 एकड़ में संविधान पार्क बनेगा, और अभी तक हमारे आरटीआई का, जैसे कि मैं अभी देख रहा था, अभी वकील साहब बता रहे थे कि आरटीआई हमने लगाई तो है लेकिन उनका अभी रिप्लाई नहीं दिया इन लोगों ने। तो मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने आज रिप्लाई नहीं दिया है तो आरटीआई एक्ट के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है कि अगर आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलता तो उसके हम अपील भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे जो बैठे हैं जो देवकी नंदन जी हैं, मैं उनसे एक बार संपर्क भी करूँगा कि भी अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है तो उसकी, हाँ अच्छा, अभी मुझे बताया जा रहा है कि वे उसकी अपील भी कर दी गई है और अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा और संविधान बनेगा भी। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ देखने में जरूर 50 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति अपने को 1,000 व्यक्तियों से कनेक्टेड है। और ऐसी जो उदय संस्था है, अभी नैनीताल में भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, हम भी वहाँ गए थे, संविधान पे बातें हुई थी बहुत ज़्यादा, और कई बार हम भी करते रहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर बातें तो कर रहे हैं, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति नहीं बैठा, वो एक व्यक्ति, लेकिन वो अपने को बहुत ज़्यादा लोगों को समाहित है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चर्चा, संविधान पार्क की चर्चा हमारी गलियों में भी हो, हमारे मोहल्लों में भी हो, हमारे एक निचले तबके के साथ भी हो, जिसके कि उनको पता लगे कि गाजियाबाद के अंदर एक संविधान पार्क भी बनाया जा रहा है। क्योंकि मुझको भी जो पता चली है वो भी उदय संस्था के माध्यम से ही पता चली है कि गाजियाबाद में 5 एकड़ जमीन पर संविधान पार्क बनाने का प्रस्ताव नगर निगम ने पास किया है, और बाकी लोगों को शायद अभी अनभिज्ञ हैं इस बारे में। तो जैसे कि आज पत्रकार महोदयों को बुलाया गया है, यहाँ पर हमारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज अपना समय कितना कीमती दिया और इतना इम्पोर्टेंट विषय पे आज बात हो रही है कि संविधान पार्क बनाया जाए। मैं संविधान पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, जो संविधान है
अभी संविधान के विशेषज्ञ हमारे पास बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से संविधान के बारे में व्याख्या करते हैं। देवकीनंदन जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। संविधान को बदलने की बात हो रही है कि संविधान बदला जा रहा है। जब तक संविधान के बारे में हमारे तबके को जानकारी नहीं होगी कि संविधान हमको देता क्या है, संविधान हम पढ़े, उधर संस्था घूमे फिर रही है पूरे देश के अंदर कि भी संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, तो लगनी चाहिए। आजकल हर किताब के अंदर जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं उनकी आजकल फर्स्ट पेज पे आजकल प्रेम्बल आ रही है। मैं समझता हूं उस प्रेम्बल के बारे में, क्योंकि मेरी बेटी भी पढ़ रही है स्कूल के अंदर, उसकी जब मैंने बुक्स खोली 12th की तो पता लगी जी हर पेज पे प्रेम्बल है। लेकिन उन्होंने जो स्कूल वालों ने प्रेम्बल से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया, उन्होंने अपने चैप्टर से स्टार्ट करा। प्रेम्बल के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे वो लोग। हमको समाज के अंदर जाना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि संविधान क्यों जरूरी है। संविधान के बारे में देखिए, बाबा साहब ने संविधान बनाया। आज लोग वहां कहते हैं कि ये तो दलितों का लिए संविधान बनाया, बाबा साहब दलितों के। संविधान लागू होने से पहले इस देश के अंदर बहुत ज्यादा असमानता थी। आदमी जो मनुष्य हैं उन सबको 4 वर्णों में बांट रखा था। दलित वर्ग जो शूद्र लोग थे उनको कुछ भी राइट्स नहीं थे, उनको पढ़ने के राइट्स नहीं थे, उनको पैसे रखने के, संपत्ति रखने के राइट्स नहीं थे। और यहाँ तक मैंने तो व्हाट्सएप के माध्यम से इतना भी पढ़ा है कि हमारी समाज की महिलाओं को अपना अंग भी ढकने की परमिशन नहीं थी, यहाँ तक भी नहीं था। तो ये संविधान, ये चीज़ें मिली कहाँ से हमें कि आज हम अच्छे तरीके से अप टू डेट बन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं। ये हमें संविधान देता है। ये संविधान हमें आर्टिकल 14 के द्वारा हमें इक्वलिटी देता है, हमें समानता का अधिकार देता है। जो हमारा अनुच्छेद 14 है, हमें उसके माध्यम से आज हम जी रहे हैं आज अच्छी तरीके से। आज हम कहीं भी जा जाते, आज हम मूंछ भी रख लेते हैं, आज हम बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं। लेकिन आज भी संविधान लागू होने के इतने दिन बाद भी आप चले जाओ ऐसे क्षेत्र में जो देहाती क्षेत्र है, वहां भी आज आपको घोड़ी पर चढ़ने से उतार दिया जाता है, आपको मूंछ रखने से रोक दिया जाता है, आपको दाढ़ी रखने से रोक दिया जाता है। विरोध कुछ चंद लोग करते हैं विरोध। जो लोग विरोध करते हैं वो लोग संविधान के बारे में जानते हैं, क्योंकि संविधान हमको एक आर्टिकल है 51, वो हमें यह भी देता है कि हम गलत बात का हम विरोध करें। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कार्य करता है तो हम उसका विरोध करें और कोर्ट में भी जाएं। लेकिन ये बातें हम सबको पता होनी चाहिए। पता कब होंगी? जब हम संविधान पढ़ेंगे। बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे हैं लोगों के घरों में संविधान जाएं, संविधान पढ़ें। पहले जमाने में देखते थे, हम तो नहीं पढ़ते थे खैर, लेकिन दूसरा समाज क्या होता है, गीता रामायण हर एक घंटे, कोई रामायण पढ़ते थे घरों में, कोई महाभारत पढ़ते थे, कोई पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन हम कई बार कहते हैं कि भाई अपने घर में संविधान रखो और कम से कम 1 घंटा नहीं तो यार 10 पेज तो पढ़ ही लो, कम से कम उसे कुछ तो जानकारी मिलेगी हमें। एक बार मैं मानता हूं कि संविधान की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाती है। तो यहां जितने लोग बैठे मेरी उनसे सिर्फ इतनी सी अपील है कि जो हम लोग तो जान गए बाबा साहब की पहली बात को, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, हम सब तो जान गए। अब हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम भी अपने पड़ोस के लोगों को, अपने जानकार लोगों को, अपने गली मोहल्ले के लोगों को, अपने समाज के लोगों को ये बात समझाएं कि शिक्षित बनो और संविधान पढ़ो और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। क्योंकि अगर आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मूर्ति के सामने भीख मांगोगे, और अगर संविधान पढ़ोगे तो हक और अधिकार मांगोगे, अपनी लड़ाई लड़ोगे। तो हम तो कई बार संविधान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमने गांवों में भी गए, मैं करीब 20-25 गांवों में जा चुका हूं अपने काफ़ी लोगों के साथ मिलकर। तो गांव में कई गांवों में हम जो गांव जाते हैं और लोगों को संविधान के बारे में और एजुकेशन के बारे में मोटिवेट करते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं कि भाई क्यों ज़रूरी है संविधान पढ़ना।
तो जितने भी यहाँ लोग हैं, जैसे कि उदय संस्था का एक ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप में शायद हम बहुत सारे लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, तो क्यों ना हम अपने वीकेंड में या जब भी समय मिले हम 10-20 लोगों के साथ बैठकर चर्चा करें, नए लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो लगता है कि हाँ यार इनको संविधान पढ़ना, अभी पढ़ा नहीं है, शायद इनको बताओ संविधान के बारे में। तो हम जरूर वीकेंड में एक ऐसी चर्चा करें अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने आसपास में, और उसकी वीडियो बना के या उसकी क्लिप बना के या उसका फोटो खींच के हम व्हाट्सएप पे शेयर करें कि देखो मैं भी संविधान के लिए काम कर रहा हूं। ये काम होनी चाहिए संविधान पे, क्योंकि हम यहां मंच पे खड़े होकर तो हम बोल देते हैं, क्या जमीनी स्तर पे क्या काम होता है? क्या जिन लोगों को वास्तव में जरूरत है संविधान की, जिन लोगों को संविधान की जरूरत तो सबको है, कि क्या उनको जानना जरूरी है? क्या ग्रास रूट पे हम काम कर पा रहे हैं? हम यहां गाजियाबाद के अंदर बैठ कर काम करते हैं, लेकिन देहात के अंदर भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम गांवों की तरफ भी मुड़ें, वहां भी जाके देखें, ऐसे लोगों के बीच में जाएं जहां उनको जरूरत है। उनको राइट्स की नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमें किसका विरोध करना चाहिए, किस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। पता ही नहीं लोगों को कि भी हमें विरोध करना, इस बात का विरोध करना भी है नहीं भी करना है, हमें ये चीज़ संविधान प्रोवाइड करता भी है नहीं भी करता है। आज जितनी भी सरकारें हैं, सारी सरकारें फ्री में राशन दे रही हैं, फ्री में बिजली दे रही हैं। वो क्या एहसान कर रही हैं हम पे? संविधान कहता है, संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हम क्या करते हैं कि जी वो हमें फ्री में दे रहा तो चलो जी उसी को वोट दे दो। वोट का राइट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया है, उस राइट्स को हमें बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वोट के अधिकार को हमें लोगों को बताना चाहिए, तभी तो हमें संविधान पार्क में बैठ कर चर्चा करेंगे कि भी हम संविधान के बारे में जान गए, हमें संविधान के बारे में पता है, हम जानते हैं हमारे अधिकार क्या हैं, हम जानते हैं हमारे देश के प्रति कर्तव्य क्या हैं, हम जानते हैं हमारे समाज के प्रति कर्तव्य क्या हैं। तभी तो हम कुछ बात कर पाएंगे, तभी तो ये देश एक ऐसा समाज बन पाएगा जिसके अंदर हर व्यक्ति अच्छी तरीके से जी सके। आज कहाँ जी पा रहे? कौन हमें बोलने दे रहा है? उनकी सरकार चल रही है, मनुवादियों की सरकार चल रही है। अगर कोई जरा सा भी सर उठा के बात करे तो उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हाल देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो कोई रिट नहीं लगाता उसको रिलीफ मिल जाता है, और जो अपनी बात लेके जाता है उसकी बेल डिसमिस कर दी जाती है, उसकी अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। ये कौन सा तरीका है सुप्रीम कोर्ट का? जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे हुए, सब इन्हीं के लोग बैठे हुए, इन्हीं के चमचे बैठे हुए। वरना देखो ना कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर होने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। जब उनको पता है कि मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो वो तो उन सरकार के फेवर में जजमेंट देंगे ही देंगे। वो तो उनको लगता है कि मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो भैया जो सरकार कहेगी, सरकार की जितनी भी अपील हैं, सरकार की जितनी भी रिट हैं, वो सरकार के पक्ष में चली जाती हैं, और जो सरकार के खिलाफ रिट आती हैं उनमें से 2% भी उनके सरकार के खिलाफ नहीं जाते, सब डिसमिस कर दी जाती हैं। इसलिए हम लोगों को संविधान का विशेषज्ञ बनना है, संविधान के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि मेरे वकील साहब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कटकड़ुआ कोर्ट में हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संविधान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी काम हैं वो संविधान के ऊपर बेस्ड है। वहाँ जितने भी केसेस लड़े जाते हैं वो संविधान के ऊपर लड़े जाते हैं, संविधान की बातें हैं, चाहे वो 226 हो, चाहे वो अदर आर्टिकल्स हो, मैं आज उनकी बात नहीं करूँगा। लेकिन जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजमेंट होते हैं वो सब संविधान से संबंधित ही होते हैं, संविधान से रिलेटेड होते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। एक मिनट बस। आज उदय संस्था द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं तहे दिल से पूरी संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगा, खासकर देवकी नंदन जी का, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन किया, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं संविधान को लेकर। और उनका जब फ़ोन आया मेरे पास तो मुझे लगा कि यार इतना बड़ा व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर संविधान को लेकर चर्चा कर रहा है और मुझ जैसे छोटे से अदने व्यक्ति को फ़ोन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला हो सकता है। उन्होंने अपनी चर्चा में बताया कि गाज़ियाबाद के अंदर संविधान पार्क की बात हुई। हालांकि
गाजियाबाद के अंदर एक जगह है छोटी सी, शास्त्री नगर। जब आप हापुड़ चुंगी से हरसाऊ की तरफ जाएंगे तो रास्ते में शास्त्री नगर बी ब्लॉक पड़ता है। मैं वहीं का निवासी हूँ और पिछले लगभग 40 सालों से गाजियाबाद में रह रहा हूँ और पिछले 20 सालों से मैं शालीमार गार्डन में साहिबाबाद में रह रहा हूँ। इतनी बड़ी खबर हमें भी नहीं पता थी। पत्रकार होने के बावजूद इसको मैं अपनी विफलता कह सकता हूँ, या कह सकता हूँ कि इस और बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं उनका ध्यान नहीं गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूज पॉइंट है कि संविधान के ऊपर पार्क का नाम रखने की नगर निगम की जो एक कोशिश थी उसको दबा दिया गया। हम लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन जब उदय संस्थान ने इस बीड़ा को उठाया तो हमें लगा कि हमको भी इस बारे में आगे बढ़कर अपना जो सहयोग है वो करना चाहिए। मैंने कल रात तमाम अपने साथियों को, संतोष अम्बेश को, पुनीत गौतम को, सुबोध भाई को फ़ोन किया कि आप लोग उस कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचे, तो ये सभी लोग आए। खैर ये तो बात थी मीडिया की। अब आगे बात करते हैं संविधान पार्क के ऊपर। पार्क तो बनेगा, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि पार्क तो बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक रूप से नगर निगम ने लेटर इश्यू करके ये कहा है कि पार्क हम प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पार्क तो बनेगा। लेकिन वर्तमान में 2014 के बाद से जो सरकार केंद्र में और राज्य में चल रही है, आप ये सोच लीजिए कि जब तक ये सरकारें रहेंगी तो पार्क बनना नामुमकिन है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अपने सवाल में ही आपको जवाब दे दिया है। आपकी सरकार रही तो देश छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ को कोई नहीं जानता था, देश के अंदर लखनऊ को कोई नहीं जानता था, आज विश्व के अंदर लखनऊ को लोग जानते हैं। नोएडा को कोई नहीं जानता था, नोएडा को आज लोग जानते हैं। दिल्ली के अंदर ऐसी धरोहर बहुजन समाज की हैं जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर वो धरोहर बनी है। आपको पार्क बनाना है तो 2024 आपके सामने है। आपको क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से, अपने एमएलसीओ से भी ये गुजारिश करूँगा कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर उदय संस्थान का वो साथ दें। कम से कम एक तो ऐतिहासिक ऐसा पार्क हो जो लोग संविधान को ख़त्म करने की 2014 में सरकार बनी, एक मंत्री, बाग साहब आपने रिपोर्ट की थी उसके खिलाफ, एक मंत्री बड़े मंच पर बोलता है कि हम तो आए हैं संविधान को बदलने के लिए। अबे तेरी औकात क्या है? अगर तू मंत्री बना है तो वो भी संविधान की वजह से, और उसी संविधान को बदलने की तू बात करता है। और इस वक्तव्य को सुनकर 200-250 तो हमारे बहुजन समाज के मंत्री, विधायक, सांसद रहे होंगे, सभी ने मुंह पर काली टेप लगा ली। एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद का उसके विरोध में एक वक्तव्य नहीं आता है। हमारे जैसे लोग, बाग साहब जैसे लोगों ने बड़े मंच पर लखनऊ में जाकर दहाड़ मारी। मैंने बाग साहब से एक सवाल किया था विधानसभा के सामने, जब वो अंबेडकर महासभा जो तोड़ी जा रही है, अभी पिछले दिनों हम साथ में थे लखनऊ में जब चुनाव चल रहे थे, तो प्रस्ताव हुआ कि अंबेडकर महासभा तोड़ी जाएगी। तो बाग साहब ने कहा किसके बाप में दम है, एक ईंट तो हिला दो। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखी गई ईंट है। अरे आप हिलाओ तो सही, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, आप जिस घर में रहते हो उस घर की नींव को बचा लेना। आज क्योंकि मैं पत्रकार हूं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, तो अपने पत्रकार साथियों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि उदय संस्थान ने जो आज ये मुहिम उठाई है इसका बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करें। और कम से कम गाजियाबाद से अगर ये पहल होती है, मेरा होम टाउन है, आप ये ना समझें कि मेरा घर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर गाजियाबाद से ये पहल होती है तो मुझे लगता है कि विश्व छोड़िए, एक समय था गाजियाबाद विश्व के अंदर 7वें नंबर का, बाग साहब वकील हैं वो बताएंगे, 7वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट था बदमाशी में पूरे विश्व के अंदर।
बाग साहब ऐसा है, बाद में फिर 5वें पे आ गया था। मतलब 5वें नंबर पर। और इस गाजियाबाद को अगर बदमाश बनाया है तो चमारों ने, जाटों ने। ये जाटों का बेटा ये बोल रहा है कि जान लड़ा देगा और अंबेडकर पार्क तो बहुत दूर की चीज़ है, वो हिला नहीं पाया उसकी नींव को, संविधान पार्क तो बनकर रहेगा। और गाजियाबाद का, जैसा कि अभी मन संचालक साहब ने बताया कि गाजियाबाद का नाम, चूँकि बीपी मोरे साहब 1976 में मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जनवरी 76 में मेरा पैदाइश है, तो बीपी मोरे साहब ने इसका नाम, एक चमार गाजियाबाद का नाम रख सकता है तो एक चमार गाजियाबाद का नाम बदल भी सकता है। हम आज इस बात की घोषणा करते हैं कि आज के बाद जब भी हम अपनी पोस्ट डालेंगे, हालांकि मेरे कुछ साथी नाराज भी लग रहे हैं क्योंकि मैं जातिगत बात कर रहा हूं, लेकिन अगर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की कोई आवाज़ उठा रहा है तो मात्र चमार और जाटव, जाति नहीं है, मतलब अगर आवाज़ उठा रहा है तो कोई, ये आवाज का नाम चमार है। आवाज़ का नाम चमार है। धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। और इस गाजियाबाद का नाम संविधान नगर रखने की आज से यहाँ से घोषणा की जाती है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बस एक मेरा लास्ट सवाल जी सर, अभी आपने ये कहा था कि ये मनुवादियों की सरकार है और इस सरकार में क्या मतलब संविधान बनाना कब पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल यही है क्योंकि देखो 2017 में, फिर 2019 का इलेक्शन हुआ, 19 के बाद फिर तीसरी बार 22 का इलेक्शन हुआ था, और हमारे देश के अंदर बहुजन संगठन मतलब हर दूसरा तीसरा संगठन बहुजन के नाम पर बन जाता है, लेकिन फिर भी इस बार भी सरकार नहीं आई, एक सीट पर। आपकी बात का मैं आपकी पूरा सवाल सुनिए, उसके बावजूद या तो बहुजन संगठन धोखा दे रहे हैं, वो बहुजन संगठनों का वोट कहाँ पे जाता है, उनके समर्थकों को। चलिए उस बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा क्योंकि मीडिया कर्मी मेरे साथी हैं। यहाँ पर कितने संगठन के लोग आए हैं, हाथ खड़ा कीजिए, जो उदय संस्था से ताल्लुक नहीं रखते हैं। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, पत्रकार महोदय ने पूछा तो मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि उदय संस्था के बैनर के नीचे आज यहाँ पर कितने संगठन के लोग हैं, हाथ उठाइए जो अपने अपने प्रतिनिधित्व करते हैं, जरा घूमिए। आप देखिए उदय संस्था के आज यहाँ पर 10 संस्थाएं हैं और अगले महीने जब ये सभा होगी तो 10 नहीं 10,000 लोग यहाँ पर होंगे। आप कह रहे बहुजन समाज के संगठन एक नहीं हो रहे, राजनीतिक रूप से उनकी मंशा अलग हो सकती है लेकिन सामाजिक रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की जब बात आती है तो हम सब लोग एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और आने वाले समय में 2024 का चुनाव जाने दीजिए, जिस तरह से हमने पिछले चुनाव में सत्ता को अपने हाथ से जाने दिया, उसी तरह से एक और आपको लात लगने वाली 2024 में। 2024 में भी हमारी सत्ता नहीं आनी है, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जितने संगठन यहाँ बैठे हैं उन सब के पदाधिकारी एक झंडे एक बैनर के नीचे होंगे। ये मेरी आपसे अपील नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि गए, एक कहावत है पंजाबी में, पहले हटी दूसरी रुकी तीसरी चली। पहले साल पीछे जाती है, कोई दुकान हम लगाते हैं ना तो पहले साल पीछे जाती है, दूसरे साल रुक जाती है और तीसरे साल खर्चा चलाना शुरू कर देती है घर का। पहली बार सत्ता बनी, दूसरी बार बनी, तीसरी बार बनी, सभी जानते हैं पूर्ण बहुमत से नहीं थी, पूर्ण बहुमत से बनी। उनके साथ में तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अरे हमारे साथ आप हो ना संतोष जी, हमारे पास वो पुनीत है ना, सुबोध भाई है ना, क्या बात कर रहे हैं। अरे आप जैसे लोग 3-3, 4-4 महीने अपना घर छोड़कर, आपकी तो तबीयत भी खराब थी, मैंने वीडियो देखी थी आपकी, आप खाट पे पड़े हुए थे, मरते मरते बचे चुनाव के अंदर, 3 महीने घर छोड़कर। जैसे लोग हैं ना, आइए दोबारा जुड़िए। और धन्यवाद करता हूँ उदय संस्थान का कि मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। मंच पर आसीन सभी सम्मानित साथीगण और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, एक बहुत अच्छा विषय आज लेकर आए हैं, संविधान पार्क।
इसके बारे में जो शुरुआत हुई, मैं इसलिए ज़्यादा बता पाऊँगा क्योंकि माता जी पार्षद हैं और वो जो निगम की अंदर की कार्यप्रणाली है वो हमसे ज़्यादा बेहतर एक आम आदमी नहीं जान सकता। जो संविधान पार्क की बात करते हैं, ये अखबार में हमने भी पढ़ा था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसी बिहार पर ये विचार आया होगा कि संविधान पार्क की हम रूपरेखा तैयार करें। मैं बता दूं कि जो प्रस्ताव पास होते हैं निगम में वो दो प्रकार से होते हैं। या तो शासन का कोई प्रस्ताव होता है, शासन लेटर भेजता है निगम के लिए कि भाई आपको ये प्रस्ताव पास करना है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक बस स्टेशन बना हुआ है बहरामपुर में, वो शासन का प्रस्ताव था। या कोई और मेट्रो के लिए ज़मीन देनी है या कोई और योजना सरकार की है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि नगर निगम में प्रस्ताव पास हो। एक प्रस्ताव वो पास होते हैं, दूसरे प्रस्ताव वो पास होते हैं जो पार्षदगण देते हैं। पार्षद कोई योजना लाना चाहता है, जिस तरह कोई पार्क है इसका नाम बनाना चाहता है, कोई कॉलोनी का नाम है या कोई ऐसी योजना है, तो हम उसका प्रस्ताव देते हैं निगम में, वो पास हो जाता है। देखना ये पड़ेगा कि जो संविधान पार्क का जो ये योजना आई थी, ये किसके प्रस्ताव या किसके लेटर पर ये पारित हुआ। मैं सजेशन नहीं दे रहा, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरफ भी ध्यान दें कि पहले देख लें कि ये जो प्रस्ताव फरवरी 21 में पास हुआ था, ये क्या शासन का था, किसी पार्षद का था या एक संस्था का द्वारा दिया गया था कि संविधान पार्क की बुनियाद रखी जाए। दूसरी बात, इसकी भूमि 5 एकड़ बताई गई है। 5 एकड़ का मतलब है 25 बीघा ज़मीन, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और ये 25 बीघा ज़मीन इतनी मानिए जितनी अयोध्या में मस्जिद बनने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, यानी काफ़ी जगह ज़मीन है। 5 एकड़ की बात करी तो यदि हम चाहते हैं वास्तव में कि संविधान पार्क की रूपरेखा तैयार हो जाए और बन जाए, वास्तव में दिल से इच्छा है, तो पहले हमें इस पर होमवर्क करना पड़ेगा। मैं सजेशन नहीं दे रहा, फिर मैं माफ़ी चाहूँगा यदि आपको लगता है मैं सजेशन दे रहा हूँ। इसके लिए हमें पहले ज़मीन चिन्हित करनी पड़ेगी। वो ज़मीन के बारे में आपको पार्षद, जो उस क्षेत्र का क्षेत्रीय पार्षद होगा, वो बता पाएगा कि मेरे यहाँ पर इतनी 5 एकड़ ज़मीन उस स्थान पर, उस खसा नंबर उस गांव की पड़ी हुई है। पहले खतौनी पे हम काम करें, उसकी बात हम खतौनी निकाल लें और ये संतुष्ट हो जाएं कि वो ज़मीन अविवादित है और वो LMC की है, नगर निगम की ज़मीन है। तब हम उस ज़मीन को लेकर निगम में एक दरख्वास्त दें कि साहब आपने सन 2021 में प्रस्ताव पास किया था कि संविधान पार्क बने और ज़मीन हमने तलाश कर ली गई है, ये फलाने गांव की ज़मीन है, इतनी ज़मीन है और ये खाली है, इसमें कोई विवाद नहीं है, आप उस प्रस्ताव को, उस पार्क को इस ज़मीन पे बना दें। इसके लिए जहां वो ज़मीन मिले हमें, उसके क्षेत्रीय पार्षद से समर्थन लेना पड़ेगा, उसका लेटर लेना पड़ेगा, ताकि वो उस प्रस्ताव को, उस पूर्व प्रस्ताव को ज़मीन के साथ निगम में रख सके और वो प्रस्ताव पास हो जाए तो पार्क बनाना आसान हो जाएगा। ज़मीन हमें मिल जाएगी, चाहे प्रस्ताव पास हो या ना हो। हमने कोई ज़मीन इंडिकेट कर दी तो ये मान लेना दिमाग में कि यही ज़मीन है जिसमें पार्क बनेगा। फिर लड़ाई शुरू करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरी बात कि निगम में जो प्रस्ताव पास हुआ ज़मीन के साथ हम पास करवाएंगे, उसके लिए हम जितना निगम में जो पार्षदगण होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, समझिए कि इनडायरेक्ट वे में वो मालिक होते हैं निगम के। तो जितने ज़्यादा पार्षदों के समर्थन लेटर हमें मिल जाएं, ये मैं चाहूँगा कि नोट करते हैं, जो माफ़ी चाहूँगा कि जितने भी पार्षद हमारे इस मुहिम से जुड़ जाएं, उनके एक लेटर ले लें सबसे, उनके लेटर हेड पर ये कहते हुए कि साहब ये ज़मीन है, इतनी खसा नंबर है, इस गांव की है, हम ये प्रस्ताव बोर्ड में लेके आना चाहते हैं कि इस ज़मीन पर संविधान पार्क बनाया जाए। इसके लिए हमें पार्षदगण और महापौर जो मालिक होती है उसकी सदन की, उसका भी हमें समर्थन, उसको भी लेटर देना पड़ेगा। उसी के माध्यम से हमारे प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में जाएगा और तभी पास हो पाएगा। हम शुरू में प्रारंभ में ही यदि पार्षदगण के लेटर ले लेंगे तो उस प्रस्ताव को, उस ज़मीन में पार्क बनने में हमें आसानी होगी। दूसरी बात, निगम समय समय पर घोषणा करता रहता है कि जैसे बता दूं मैं आपको, निगम ने पीछे घोषणा की थी कि भाई सब वार्डों में ओपन जिम बनेंगी, आपने देखा सुना भी होगा। कुछ दिन बाद घोषणा कर दी कि सब वार्डों में खेल के मैदान बनेंगे, और अभी घोषणा की कि भाई सब पार्कों को अच्छा किया जाएगा, सौंदर्य किया जाएगा। तो उनकी घोषणाओं पे हम ध्यान देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। निगम अपनी वाहवा लूटने के लिए, सरकार की छवि को साफ करने के लिए समय समय पर ऐसी घोषणाएं अखबार में देता रहता है। हमें उसको नज़रअंदाज करना है। हमें सिर्फ यदि हम काम कर पाएंगे तो हम होमवर्क करें ज़मीन पर और उस प्रस्ताव की कॉपी निकाल लें। जैसे वकील साहब ने बताया कि हमने ITI डाली है, ITI की जरूरत नहीं है।
मैं माफ़ी चाहूँगा भाई साहब से। आप हमें बताइए, हम सिपाही हैं बाबा साहब के, हम जैसे नरेश जाटव जी भी हैं वो भी बाबा साहब के लिए काम करते हैं, और अमित पंत जी भी हैं वो भी बाबा साहब के लिए काम करते हैं। निगम का कोई भी काम अपना अधिकार समझते हुए बताइए कि भाई आपको ये निकाल लानी है, आप लाओगे निकालिए, हम आपके लिए काम करेंगे। दूसरा टॉपिक संविधान नगर की बात करते हैं। पीछे बहन जी की सरकार आई थी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार आई थी, 7 जिलों के नाम बहन जी ने तुरंत बदल दिए। ना कोई धरना प्रदर्शन, ना कोई क्रांति हुई, सिर्फ क्या रहा, हम सत्ता में रहे, बहन जी ने 7 जिलों के नाम बदल दिए, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ का नाम पंचशील नगर भी था, और भी बहुत सारे थे, आप सब जानते हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ, अगला जो पहला प्रस्ताव आया सत्ता बदलने के बाद वो यही आया कि जो बहन जी ने जिलों के नाम बदले उनको वापस वहीं कर दिया गया। संविधान नगर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोग चाहेंगे बदल जाएगा, लेकिन सरकार बदलनी पड़ेगी। आप ऐसे संविधान नगर पता नहीं कितने बना देंगे, और ये हमारे हाथ में नहीं है, कि सरकार करती है। और हमने देखा भी है कि पीछे जिलों के नाम बदले, फिर दोबारा नाम वही कर दिए गए। ये कहने की इंटेंशन ये होती है कि बाबा साहब का नाम संविधान से जुड़ा हुआ है। जहाँ हम संविधान की बात करेंगे अपना बाबा साहब की बात शुरू हो जाएगी, जहाँ हम बाबा साहब की बात करेंगे और संविधान की बात शुरू हो जाएगी, तो उन्हें इस बात से चिढ़ होती है। तो सरकार बदलेगी, जिले बदलेंगे, नाम बदलेंगे, और आपका साथ होगा, सब कुछ सक्षम हो जाएगा। जय भीम, जय भारत। साहब ने गाजियाबाद में संविधान पार्क बने, जो नगर निगम ने घोषणा की थी। हमें भी अब गाजियाबाद में रह रहे थे, सामाजिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, मगर जानकारी हमें भी नहीं थी। साहब ने देहरादून में रहते हुए इस बात को हमें बताया कि गाजियाबाद के नगर आयुक्त ने बोला है कि गाजियाबाद में 5 एकड़ में संविधान पार्क बनेगा। तो ये उनकी जागरूकता का प्रमाण है। और जैसे ही मैंने अपने साथी पार्षद एडवोकेट मुकेश कुमार जी से मैंने कहा कि भाई हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी देवकी नंदन जी और उनकी टीम, महेंद्र पाल सिंह जी, ओमवीर अशोक जी, अजय भाई, आर बाग साहब, सारे साथी, कैलाश नारायण जी, और सभी साथियों ने, जो नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे 150-200 लोग हैं। तो जब मैंने डिस्कस किया मुकेश कुमार एडवोकेट से कि भाई पार्षद जी आपके होते हुए ये काम होना चाहिए, और हमारे काफ़ी सारे पार्षद हैं, जैसे अभी नरेश जाटव जी का नाम लिया, अमित पंत का नाम लिया, अम्बेडकरवादी लोग हैं जो बहुत मजबूती से और काम करें ना करें, मगर बाबा साहब का जब काम आएगा तो उसमें खड़े रहते हैं। जैसे ही मैंने इनसे बात की कि संविधान पार्क की बात गाजियाबाद के अंदर की जा रही है, तो जिस कॉलोनी में ये रहते थे साहब, उस कॉलोनी का नाम कभी लठमार कॉलोनी हुआ करता था। अच्छा, बड़ा ही अजीब सा नाम। मेरे भाई ने इस कॉलोनी का नाम बदलकर बौद्ध विहार रखवा दिया, बहुत ही बढ़िया। जो आपके महापुरुष तथागत बुद्ध के नाम पर हो गया। और जब चर्चा करी गई संविधान पार्क की, तो उसी वार्ड के अंदर इनके घर के सामने एक पार्क है, उसको पुनर्निर्माण करवाया गया, उसका जीर्णोद्धार कराया गया, पेड़ पौधे सब लगे हुए इसमें, और उन्होंने संविधान पार्क के नाम से उस पार्क का नाम रख दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी बात। तो मैं उस बात के ऊपर, वैसे कई बार मेरे मित्र हैं खास, मगर 36 का आंकड़ा चलता रहता है मेरा इनका, मगर जो काम इन्होंने काबिल तारीफ किया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इनका नमन करता हूं और कोटि कोटि इनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही सराहनीय काम आपके आदेश अनुसार। और बाबा साहब के बारे में मैंने साहब को बताना शुरू किया, तो साहब ने घर घर में जाके कम से कम 1000-1200 रुपये की प्रतिमा है, बाबा साहब की फोटो है, चित्र, वो जा जाके जो जितने भी लोग सक्रिय लोग हैं उनके घर में जा जाके देने का काम मुकेश भाई कर रहे हैं। उसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दे दिया समोसा, दे दिया सबको। प्रधान जी आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कुर्सी लगा देते हैं। है कुर्सी, आ जाओ। हाँ, अच्छे ना लगे। बात करो, समोसा आ गया सबके पास? कोई रह गया था, रहा तो नहीं अभी?
समस्त सदन को जय संविधान, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई दूंगा कि हमारी छोटी सी कॉल पर तमाम मीडिया कर्मी, यूट्यूब चलाने वाले, प्रिंट पेपर चलाने वाले और आप सब लोग जो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं अपने अपने स्तर से, हमारी छोटी सी कॉल पर हमारे रिक्वेस्ट को आपने स्वीकार किया और इस मुद्दे को समझने के लिए आप आगे बढ़े। तो उसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, मेरा नाम देवकी नंदन है, कुछ साथी नहीं जानते होंगे शायद, मैं पिलखवे का रहने वाला हूँ। स्टेट बैंक में छोटा सा मैं मुलाजिम हूँ और मेरी पोस्टिंग इस समय उत्तराखंड हल्द्वानी में है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं जो हम लोग काम करते रहते हैं। गौतम जी बहुत दिन से हमारे साथ हैं, बीच बीच में हमारे साथ में आते रहते हैं। इनको मैसेज, इनके मैसेज हमारे बीच में आदान प्रदान ये होता रहना चाहिए। तो ये जो आज का मेन सब्जेक्ट था हमारा मीडिया के सामने लाने का, अभी हमारे मुकेश गौतम जी बोल रहे थे। साथियों, ये जो प्रस्ताव है, ये बोर्ड ने पारित जो किया, ये सुरेश खन्ना जी के आदेश आए हैं उत्तर प्रदेश शासन से। उस समय वो नगर विकास मंत्री थे। उनके आदेश पर ये संविधान पार्क का निर्माण उन्होंने बोर्ड में पारित किया है। सबसे पहली बात तो ये जानकारी जितनी मेरे को मैं बता रहा हूँ। क्यों है, ये खुद हमें MNA साहब ने बताया था जब हम उनको इसका साधुवाद देने गए थे। देवी सन जी हमारे साथ थे उस दिन, अजय पाल जी भी थे, ओमवीर सिंह जी भी थे, आप भी थे, और उन्होंने खुद कहा कि भाई ये धन्यवाद तो आप सुरेश खन्ना जी को देना, ये उनका काम है, उनकी उस पर ही हम काम कर रहे हैं। तो ये शासन से भी आए हैं और शासन के द्वारा ये नगर जो परिषद है यहाँ का, नगर निगम है, उसने ये प्रस्ताव पारित किया है। अब ये बात तो यहाँ हो गई। ये बात है फरवरी 2021 की। हमने MNA साहब को इसका स्वागत भी किया, उनको धन्यवाद भी दिया इस बात का, संविधान भी भेंट किया उनको, प्रेम्बल भी भेंट किया। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको उस दिन रिसीव भी किया था और ये भी कहा था हमसे कि जिस दिन उद्घाटन होगा हम आपको उस दिन जरूर बुलाएंगे। ये उनके वर्ड थे उस दिन, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटा मोटा घोषणा है या अपनी मर्जी से हुई है, यानी कि ये पूरा शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट सबका इसमें इन्वॉल्व है। अब इसको कितनी जल्दी अमली जामा पहनाया जा सकता है, ये भी उसी का काम है। लेकिन हम जानते हैं, अभी आपने ही कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इनको परेशानी होती है, भी निश्चित रूप से होती है। उसी परेशानी को हल करने के लिए हम सब लोग यहाँ प्रेस के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये एक प्रेशर और उनका पास बनाना चाहते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था पहले भी, ये कटिंग है उस समय की जो प्रमुख पेपरों में आई थी। ये हिंदुस्तान की कटिंग है जो उस समय आई थी, अब से 1.5 साल पहले। उसके बाद जब ये काम नहीं हुआ तो हमने 28/5 को लेटर दिया है MNA को कि भाई एक पार्क का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा, इसका हमको अवगत कराया जाए। कोई इन्होंने जवाब अभी तक नहीं दिया। उसके बाद ये मुख्य सचिव को मेरी चिट्ठी गई हुई है, मुख्य सचिव की ये चिट्ठी वापस इनके पास आ गई है, मार्क करके कि मुझे कन्फर्म है ये बात, इनको वापस आ गई है ये वहाँ से कि ये पार्क का निर्माण आप जल्दी से जल्दी कराएं। उसके बाद मैंने जन सुनवाई केंद्र में भी ये डाला, जो जन सुनवाई यूपी का, और आपको भी मैं बता दूं जिन साथियों को नहीं पता, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई ऑनलाइन होती है। कोई भी समस्या है आपकी पर्सनल भी समस्या है, सामाजिक समस्या है, मोहल्ले की समस्या है, शहर की समस्या है, कोई भी समस्या आप जन सुनवाई उस पर डाल सकते हैं। मैंने उसमें भी डाला है और उसमें भी पॉजिटिव जवाब दिया है उन्होंने, हाँ ये काम होगा। और इन्होंने इसमें डेट भी दिया, 19 तारीख चली गई तो 19 को इसमें निर्णय हो जाएगा। अब नहीं हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। तो ये है उसमें 19 तारीख दी हुई है इसमें, तो 19 तारीख को आपका प्रस्ताव पारित दिए पास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने अपनी तरफ से बनाया है या कोई छोटा मोटा घोषणा कर दी गई है। तो हम जरूर पार्षदों को भी सबका पता होगा इस बात का कि ये पार्क बनना है। अब बात वही है, हमको डिमांड तो रखनी है
अब बीच में हमारी बातें कुछ हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा है मुख्य विकास अधिकारी से कि सर यदि हमें ज़मीन नहीं मिलती है तो हम किसी पार्क का नाम चेंज करेंगे। ऐसा मुझे सुनने में आया, ऐसा उन्होंने उनको जवाब दिया वर्बली कि सर ज़मीन हमें नहीं मिली, हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, ज़मीन नहीं मिली तो हम कोई भी किसी भी पार्क का नाम संविधान पार्क हम चेंज कर सकते हैं। तो हम पार्षद साहब आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं यदि ऐसा भी होता है तो हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों साहब भाई, हमें तो संविधान पार्क चाहिए, किसी का भी कोई सा भी दे दे। तो हमें विरोध की तरफ नहीं जाना है, हमें समर्थन की तरफ जाना है। हमेशा विरोध करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हम एमएनए साहब का भी समर्थन करते रहे, सरकार को भी हम तारीफ करते रहे, भाई सरकार का ही तो काम है, सरकार ने ही आदेश दिए हैं। तो सरकार का बहुत बड़ा ये संविधान के प्रति कदम है और इस संविधान के प्रति कदम उनको यदि जनता उनके साथ जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से जो ये संविधान अभी तक एक किताब बनकर रह गया है वो किताब बनकर नहीं रहेगा, तो वो देश को चलाने वाली और जो उसका मूल भावना है। देखिए संविधान की दो ही चीज़ें हैं उसके अंदर, बस लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण, ये संविधान का उद्देश्य है केवल। लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण, इसको कौन मना करेगा? कौन इसका विरोध करेगा? ना बीजेपी मने विरोध करेगी, ना आरएसएस विरोध करेगा। विरोध हम ही करते हैं, तो हमको विरोध में नहीं जाना है, समर्थन लेते हुए अपनी बात को रखना है, उनकी तारीफ भी करनी है और उनसे काम भी लेना। विरोध में तो बहुत सारे काम विरोध में हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे, और विरोध में कभी काम होते भी नहीं है। सर आप काफी जगह हमारे यहाँ बहरामपुर में जो बस अड्डा बना है, हाँ हाँ, उसके पास में बहुत जमीन पड़ी है, पार्क के लिए वो अभी हम फिर एमएनए साहब से बात भी करेंगे इस विषय में, और कल हम फिर एक आरटीआई लगाने जा रहे हैं। आरटीआई तो हम जरूर लगाएंगे सर, क्योंकि एक दस्तावेज है, कागज़ जाएगा तो जवाब कागज़ से ही आएगा। हवा में बातें चलती रहती हैं तो फिर वो इधर उधर हो जाती हैं। तो हमको ये आरटीआई सर आपके परमिशन लेके हम इसको जरूर लगाएंगे कल, ठीक है? परमिशन हम लगाएंगे, जवाब कागज़ में होता है ना, पेपर में होता है। आज संविधान को मानने के लिए क्यों मजबूर है लोग? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है, वो हवा में नहीं है, डॉक्यूमेंट है। और जो मैंने आपको दिखाया सबके जवाब मेरे पास आए हुए हैं, एक एमएनए से जवाब नहीं आया। तो अब जब एमएनए को जवाब देना ही पड़ेगा और हम जवाब लेंगे, ठीक है? तो ये मेरी सूचना थी आपको, और आपने यहाँ समय दिया, बहुत बहुत आपका आभार करते हुए इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए एक चीज़ और, बहुत गजब, किसी भी पार्क में आप अपने नज़दीक, आप अपने गांव, आप अपने शहर कोई भी अतिक्रमण देखते हैं तो इस आदेश को लगाते हुए, इसकी फोटो लगाते हुए नगर निगम अधिकारी को दे सकते हैं कि 3 महीने में वो हटना चाहिए। और कोर्ट की अवमानना बड़ी खतरनाक होती है, मैं बता दूं आपको। वकील साहब बैठे सुप्रीम कोर्ट के, भी बताएंगे आपको वो होता क्या है। लेकिन दिक्कत यही है, हम विरोध में काम कर रहे हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कहा अतिक्रमण हटाने की बात, अब हमारे साथी क्या कहेंगे? मंदिर हटाओ। हमें मंदिर नहीं बोलना, हमें अपने लेटर में अतिक्रमण की बात करनी है। अतिक्रमण क्या है? बता हुआ है, तो मंदिर की बात ना करें, हमें बात करनी है अतिक्रमण। हमको लड़ाई संवैधानिक के अंदर रहते हुए संवैधानिक शब्दों से करनी है। पार्टी के साथ नहीं जाना, ना किसी के पार्टी के विरोध में जाना। हमें संविधान के समर्थन में जाना है, संविधान के साथ जाना है। और संविधान का साथ जब जब आप लोगे, संविधान आपके पीछे खड़ा है। आपको ना कोई सजा बोलेगा, ना आपको कोई जेल ले जाएगा, ना आपका कोई अपमान करेगा। संविधान बहुत बड़ी चीज है। ये सुप्रीम कोर्ट, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रधानमंत्री, ये एमएनए, सब ये संविधान बनाता है। ये सब इसके बनाए हुए हैं। और मैंने बताया इसके 2 ही काम हैं, लोक कल्याण, राष्ट्र निर्माण। लोक कल्याण क्या है? जो यहाँ की जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये संविधान कह रहा है। और इनकी परेशानी को दूर कौन करेगा? जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। वो बैठे इसलिए हैं। पार्षद को क्या कहते हैं लोग? मुकेश जी जरा माफ करना मुझे, हाँ, क्योंकि मैं संविधान की बात करता हूं तो संवैधानिक बातें करूंगा। पार्षद हमने चुन दिया तो हमारे ही मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं कि पार्षद ही सारा काम करेगा। अब पार्षद सारा काम नहीं करेगा, ठीक है, हमारे वो प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो कई चीज़ें उनके सामने प्रॉब्लम होती हैं। पूरे जिले का, पूरे महानगर का जो अध्यक्ष है,
हो सकता है किन्हीं कारणवश साल भर तक किसी एक जगह ना जा पाए, तो वहाँ के स्थानीय लोगों का काम है अपनी समस्याओं को उस तक पहुँचाना। तो चाहे पार्षद हैं, चाहे नगर अध्यक्ष हैं, चाहे नगर निगम अधिकारी हैं, जहाँ जहाँ संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं, अपनी समस्याओं को राइटिंग के साथ आप लोगों में पहुँचाना है। कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई लाठी डंडा चलाने की या खाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो संविधान बना है ना, ये बाबा साहब ने इसीलिए ये बनाया है कि अब आपको कोई प्रदर्शन करने की, सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ जहाँ जब अति हो जाए, जब कोई बात बिल्कुल ना मान रही हो, तो सड़क पे भी उतरना पड़ेगा। ये संविधान फिर इजाज़त देता है। तो वो बहुत बाद की बात है जब आप कागजों में जाएंगे। और एक और बड़ी बात, खास बात बता दूं, आज आपको शायद नहीं पता होगी, क्योंकि हम लोग विरोध में ज़्यादा रहते हैं और विरोध के तक चलते समर्थन की बातें ना सुन पाते, ना देख पाते हैं। पार्लियामेंट बन रही है नई दिल्ली के अंदर, नई 1500 लोगों के बैठने की, और उसमें निर्माण चल रहा था ऊपर कमल के फूल का। पेपर में आया हुआ है, दिल्ली के पेपरों में, इंग्लिश के में भी और हिंदी के में भी। कमल के प्रधान सर, कमल का फूल ऊपर बन रहा था उस पर, सबसे ऊपर। तो हमारे RL कैन साहब हैं, जिनके सिखाए हुए हम आज संविधान पर काम करते हैं। उनके बाद हमें बहुत सारे लोग मिले, हमारे बैठे हुए साथी, वरिष्ठ साथी महेंद्र सिंह जी हैं, रमेश्वर दयाल जी हैं। उसके बाद हमको कैलाश नारायण जी मिले। इन लोगों ने फिर संविधान के बारे में इतना सब कुछ बताया, इतना सब कुछ लिखने के लिए, समझने के लिए दिया। तो RL कैन साहब ने वह RTI लगाई एक, कि ये कमल का फूल आप किस लिए लगा रहे हैं, कौन सा प्रस्ताव पास हुआ है, कौन से आयोग बैठा हुआ है। और साथियों, बड़ी खुशी की बात है, वो कमल का फूल अब चेंज हो गया है और लिखित में आया है उनके पास। कमल का फूल क्या है, वो भी हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, लेकिन नहीं, हमको कौन चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये लगेगा वहां पर। तो लिखित बड़ी चीज होती है सर, जब आप लिखित में डालेंगे उसकी मजबूरी बनेगी, उसको लिखित में काम करना पड़ेगा। और जब लिखित में आ जाता है तो फिर वो मुकर नहीं सकता। तो एक RTI में बना कर लाया हूँ, एक RTI अभी हमारे बताएंगे कैसे हमको लगानी है। जितनी RTI लगाओ, खूब लगाओ। मुकेश जी साथ खड़े हैं हमारे पीछे। और कौन से 2-3 नाम आपने बताए हैं, उन लोगों से भी हम मिलेंगे और आप भी उनको बोलिएगा, तो काम बनेंगे। और जहाँ तक एक बात आपने कही कि सरकार बदलाओ, सर सरकार की जरूरत नहीं है, संविधान लाओ। संविधान आ गया, संविधान का अनुपालन हो गया, कोई सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार इस संविधान से बनती है। और जो भी सरकार आएगी, चाहे वो बसपा की आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की आए, या मेरी और आपकी आए, वो संविधान से हटकर काम नहीं कर सकती। संविधान में अमेंडमेंट तो कर सकती है वो, लेकिन उसको संविधान में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तभी करेगी वो। और जो जैसी सरकार आती है वो वैसे ही अमेंडमेंट करती है। तो उस पर भी ध्यान हमको रखना है। संविधान जो कह रहा है, क्या कह रहा है, राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण। जब जब ये अमेंडमेंट करें, उसका भी हमको संज्ञान में लेकर के राष्ट्र अध्यक्ष को, मैं राष्ट्र अध्यक्ष बोलता हूँ, राष्ट्रपति नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि राष्ट्रपति शब्द उसका अंग्रेजी देखें तो बनने की नहीं है राष्ट्रपति की अंग्रेजी है ही नहीं। सही जो इसका वर्ड है वो राष्ट्र अध्यक्ष है। राष्ट्र अध्यक्ष को लेटर लिखें और 15 पैसे का, शायद अब शायद 50 पैसे का हो गया पोस्ट कार्ड, हो एक पोस्ट कार्ड अपने घर से ही लिख सकते हो आप, कोई पैसा जरूरत खर्च नहीं आपकी। हम लाखों और हजारों लोग वहाँ जाते हैं जंतर मंतर पे, पूरा दिन खराब करते हैं, भूखे प्यासे, और कई बार तो लठ भी पड़ जाता है हम पर, ढाक पर 3 बात कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपने 1 लाख 10,000 5,000 जो भी कुछ, इतने पोस्ट कार्ड भेज दिए, 2 ही जगह भेजने बस, पहले राष्ट्र अध्यक्ष पर भेजो और फिर दूसरे नंबर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर भेजो। ये लड़ाई इतनी आसान हो जाएंगी, इतनी आसान लड़ाई है। और ये हमने सब संविधान से सीखा है और इन सब साथियों से सीखा है। जब आप संविधान के नज़दीक जाओगे तो ये लड़ाई कितनी आसान है ये हमको पता लग जाएगा। जब तक हम संविधान से दूर हैं, हमें सब कुछ इतनी चीज़ें कठिन लगती हैं, अरे ये कैसे हो पाएगा। हमारे ही साथी हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, अजी देखें तुम कैसे संविधान पार्क बना लगो, तो हम विरोध तो करेंगे नहीं उनका, हम चुप लगा जाते हैं। कोशिश है और कोशिश कामयाब होगी, और अब तो ज़रूर हो जाएगी। आप सब इस चीज़ के लिए तैयार हो गए हैं, तो आपको धन्यवाद देते हुए
आपका आभार प्रकट करते हुए जय भारत। कि जिस हॉल में आप बैठे हैं इसमें हम एक निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं IAS और PCS के लिए, और पूरे देश के बच्चे, एक लड़की तो नागपुर की यहाँ कोचिंग लेके गई है, राजस्थान के बच्चे, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, उत्तराखंड के बच्चे यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं। अब 2 साल डिस्टर्बेंस रहा लॉकडाउन की वजह से, अब पुनः उसके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं जितना बन पड़ता है। बाबा साहब की प्रेरणा है और भारतीय संविधान, जैसे सारे साथियों ने बताया, जब तक हम उसे नहीं पढ़ेंगे उस पर काम नहीं कर सकते। मेरे ऑफिस में देखो भी संविधान की पुस्तक रखी है, मैं उसे पढ़ता हूँ रोजाना, चाहे 2 पेज पढ़ूँ या 1 पेज पढ़ूँ, डेली पढ़ता हूँ। तो साथियों, आप सबका साधुवाद, बहुत अच्छा आपने यहाँ कार्य। छोटा सा शॉर्ट नोटिस मिला व्हाट्सएप पे, सिहानी में मीटिंग लगी हुई थी। श्रद्धेय अपने काफ़ी साथी सिहानी की मीटिंग से आदरणीय राजेंद्र जी हैं, अमरनाथ बोध जी हैं, हरपाल जी हैं, बहुत सारे हमारे सम्मानित साथी मीटिंग में थे। उन्होंने आग्रह किया कि गौतम जी थोड़ा सा जो उधर भी मीटिंग है वहाँ भी चला जाए। तो मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं मानवतावादी विचारधारा रखने वाले सभी महापुरुषों को नमन। इतना अच्छा व्यवस्था ये कराई है इस LR पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी, उनका भी धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। साथियों, ये जो मुद्दा आप लेके चले हैं ये बड़ा ही सराहनीय है, और इसी मुद्दे पे कि मानवतावादी विचारधारा के प्रतीक और समता के प्रतीक, इनको कैसे हम जो है अपने देश में स्थापित करें, इसके लिए प्रयास जो आप कर रहे हो ये निरंतर 2500 सालों से चल रहा है। ये तथागत बुद्ध के समय से ही ये प्रयास जारी है। जब वर्ण व्यवस्था से मानव मानव में भेद किया गया तो बुद्ध ने क्रांति करी, और वो ऐसी क्रांति थी कि पूरा देश समतामयी हो गया। जब पूरा देश समतामयी हो गया तो मौर्य काल की स्थापना हुई, और मौर्य काल में जितने भी मौर्य सम्राट हुए उन्होंने बुद्ध की विचारधारा को सर्वोपरि रखते हुए इस समता के प्रतीक को जो मेज पर रखा हुआ है इसको पूरे देश में जगह जगह पर स्थापित कर दिया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि 84,000 जो है वो धम्म स्फूर्त बनाए थे।